एक बार संजीव आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से 90 तुले शब्दों में प्रणब दा बात कर रहे हैं, कहीं इस बात का उन्हें डर तो नहीं है कि मध्यावधि चुनाव का खतरा उन पर एक बार फिर मंडराता दिख रहा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं लग रही है। उनके काफी कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने भी आगे कहा, इंटेंशंस एक होते हैं, एक्शन अलग चीज होता है। और उन्होंने भी हिंट दिया कि उनके दिमाग में कुछ एक्शंस क्या करना है इस चीज में, या क्या स्टेप्स लेने हैं उनके दिमाग में है, विच ही विल नॉट स्पेल आउट एज ही सेड। बट आई थिंक देयर इज डेफिनेटली सम एक्शन प्लान, बिकॉज लॉन्ग टर्म में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कंट्रोल रखना इज नॉट लोकली और डोमेस्टिकली पॉसिबल। और सोच विचार करके उसमें जो स्टेप्स इकोनॉमी सर्वे ने जैसे पूछा गया, तभी उसमें भी कुछ सजेशंस आए हैं। उनका कैसे फाइनल प्लान ड्रॉ आउट होता है और इम्प्लीमेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर निर्भर करेंगी। पर संजीव, अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करते हैं, इससे आम आदमी को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने बात किया था कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की हम बात करेंगे, खाद सब्सिडी को लेकर, यानी फर्टिलाइजर्स में अब तक जो सब्सिडी दी जा रही थी किसान को, उसे हटाने की बात की जा रही है, डी कंट्रोल करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। कुछ देर पहले हमने किसान नेताओं को सुना था कि किसानों को कुछ खास नहीं मिल पा रहा है। अगर हर एक प्राइस डी कंट्रोल कर दी जाएगी तो फिर आम आदमी को सीधे मार्केट प्रेशर को झेलना पड़ेगा। आपको लगता है कि अभी के वक्त में जो महंगाई से सबकी कमर टूटी हुई है, मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन क्राइसिस सिचुएशन में कमर को थोड़ा कसना तो पड़ता ही है। यानी आम आदमी को कमर कसना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ सवाल नहीं, हर एक को कसना पड़ेगा। आप देखें तो इंडस्ट्री भी क्राइसिस के थ्रू जा ही रही है, वहाँ भी फाइनेंस में प्रॉब्लम है, ब्याज के रेट घट नहीं रहे हैं, स्टेबलाइज हुए, ठीक है। लेकिन जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि फिस्कल रिफॉर्म्स को देख के आगे के स्टेप्स वो भी सोचेंगे। तो आई थिंक ऑप्शंस काफ़ी कम थे, तो सभी को कमर कसना पड़ेगा। आम आदमी को असर ज़्यादा होता है क्योंकि इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्राइसेस। उनका काफ़ी सारा उनका पर्सनल बजट का एलोकेशन जैसे कहें इन चीज़ों पे होता है, और उनको सहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कमर तो सभी को कसनी पड़ेगी। चलिए, आपको रुकना चाहिए। संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना के सांसद अनंत गीते। सीधे चलते दिल्ली में नहीं है। जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो प्रधानमंत्री या भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी कि सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान। आज जिस रोटी से मजबूर था आम आदमी जी, उसकी मजबूरी को बढ़ाने का काम किया है। रोटी और उसके लिए मुश्किल हो चुकी है जी। आनंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि साफ तौर पे वित्त मंत्री ने कहा है कि कई सेक्टर्स में सब्सिडी फिलहाल कैप है और उस कैप को चेंज किया जाएगा, कि चेंज करने के बारे में भी जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि हमें तमाम पार्टियों के साथ बैठकर इस निर्णय पे आना पड़ेगा कि किन किन चीजों पे सब्सिडी हटाई जा सकती है। आपको लगता है कि जब ये बात सब्सिडी हटाने की आएगी, मसलन खाद सब्सिडी की बात की जा रही थी विशेषकर, आपको लगता है बाकी पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी? नहीं, ये समय सब्सिडी हटाने का नहीं है जी। आज जो हालत किसानों की है, आज भी देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। आज भी आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है जी। ऐसे में ये समय सब्सिडी हटाने का नहीं है। जो सब्सिडी है उसी को कायम रखना चाहिए। यदि सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप में विपक्ष के रूप में हम उसका विरोध करेंगे। किराया बढ़ाया गया तो ममता दी का गुस्सा पूरे सरकार पे बरपा था। आपको लगता है जिस तरह से करों के दायरा बढ़ाए जाने के बल्कि जिससे देखा गया है करों का अनुपात बढ़ा दिया गया, इससे काफी ज्यादा रोष लोगों में है, सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले वक्त में? सरकार के खिलाफ तो आज नाराजगी है ही, ये नाराजगी और बढ़ेगी जी। लेकिन सरकार अब पैदावार को समय पर खरीदा जाए, लेकिन सरकार न समय पर खरीदती है। आज तो वित्त मंत्री ने कहा कि पैडी का सरप्लस उत्पादन हुआ है। ये तो बात सही है कि किसानों ने अधिक अनाज पैदा किया है, लेकिन उसे समय पर जो खरीदना चाहिए वो सब सरकार नहीं खरीद रही है, या उसे जो इंसाफी है देश के निवेशकों, जो निवेशक है उनके संदर्भ में ये सरासर ना इंसाफी है। जो देश के हमारे उत्पादन करने वाले उत्पादक करता है उनके साथ ये सरासर ना इंसाफी है।
और हमारे वित्तीय जानकार संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बता रहे गीते साहब कि अगर विदेशी कंपनियां यहां पर आती हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं हमारे देसी निवेशकों के लिए। बड़ा सवाल ये भी है कि दो बातें होती है बजट में, या तो आप अपने प्रोड्यूसर्स को मदद करते हैं उन्हें अच्छी कीमत देकर, अगर अच्छी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देते हैं, दूसरी होती है कि महंगाई कम करने के लिए उन चीजों की कीमतों को आप कंट्रोल करते हैं। इस बजट में सरकार क्या करने में सफल हुई आपको दिखती? दोनों भी नहीं, दोनों मेरे हिसाब से हाफ हार्टेड स्टेप्स है। काफी हद तक आगे जा सकते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी सारा किया है गवर्नमेंट ने। जैसे वेंचर कैपिटल में से 9 कैटेगरी से ओपन कर दिया पूरा। बाद में डिडक्शन की बात आती है तो कुछ सेक्टरों में 150% वेटेड डिडक्शन, कुछ पर एडिशनल सेक्टर हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट पे 100% तक के रिलीफ दी जाएगी आयकर में। R&D को 200% और 150% अलग अलग सेक्टर में, खास करके एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए 150% का डिडक्शन लिया है, या पावर सेक्टर में सनसेट क्लॉज जैसे बढ़ाया है। SME सेगमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट में जैसे कैपिटल गेन्स कुछ होता है, और SME मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये काफी सारे हद तक हाफ हार्टेड स्टेप है। हाँ, अगर इस चीज को हम सोचे कि विदेशी निवेशक यहाँ आके बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और हमारा SME सेगमेंट उसको फीडर इंडस्ट्री बनेगा जी, तो वो हिसाब से ये इमीडिएट फ्यूचर में तो कुछ बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन लंबे 2-3 साल में शायद इसका बेनिफिट दिखाई देने लगे। चलिए, बेनिफिट दिखेगा। हमारे साथ आनंद गीते जी जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि संजीव लालन भी जुड़े हुए हैं, कि पूरे बजट में देखा जाए तो खर्चे का मसौदा दिख गया है हमने, और बात किया राजस्व का। चूंकि सरकार के पास फिलहाल अब भी कोई ऐसा ठोस तरीका नहीं जहां से राजस्व की गुंजाइश दिख सकती है, चूंकि जगह जगह करों में उसने ढिलाई भी दी है, जो करों का दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है वो पूरा नहीं हो रहा है। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, इस बजट को ही अगर ले ले तो जिस तरह से बात वित्त मंत्री ने की है कि उनको ये करना है कि सब्सिडी का नेट कम किया जाए और सब्सिडी पे कम से कम हम आश्रित रहें, क्या ये वाकई संभव है? चूंकि सरकार के पास अभी राजस्व के अलग अलग जरिए काफी कम होते दिख रहे हैं। सब्सिडी का जहां तक सवाल है, मीन्स उन्होंने वित्त मंत्री ने जैसे कहा कि कुछ चीज़ों में जैसे कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या कुछ डीजल प्रोडक्ट्स है या इवन फर्टिलाइजर में कहीं वो कैप लाना चाहते हैं और उसके आगे सब्सिडाइज नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम दूसरी जगह वो डायरेक्ट पहुंचाने की बात कर रहे हैं बेनिफिशियरीज को। तो काफ़ी सारी चीज़ें बयान करने से तो पता नहीं चलेगा, आगे जाते इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। आधार और इस पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया, जैसे पेन का भी यूज़ लंबे इन लॉन्ग रन दे विल बी इंक्रीजिंग द यूज ऑफ पेन ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, जैसे उन्होंने कहा। तो शायद इसका असर लॉन्ग टर्म में दिखेगा, शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से मुश्किल है कुछ दिखना। लेकिन पूरे बजट को देखें तो जिस तरह से बार बार बात की जा रही है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो निवेश के लिए तमाम विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाएंगे, लेकिन चीजें वो महंगी कर रहे हैं आम आदमी के लिए, यानी उनको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है और आम आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह से रेल बजट के बाद जिस तरह से दिनेश त्रिवेदी की मुश्किलें बढ़ गई थी, उनका पद जाते जाते बचा है, आपको लगता है वित्त मंत्री के लिए मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक जो ध्यान दिया है, उस मेरे ख्याल से इट इज वन स्टेप in seeing that at least the products are available, और अगर अवेलेबिलिटी है तो मार्केट विल डिटरमाइन द प्राइस और अपने आप सस्ता होगा। दैट इज व्हाट आई थिंक इज द लॉजिक। जी, पर हमने जब भी देखा है कि मार्केट अगर प्राइसेस डिटरमाइन करता है तो मार्केट डिटरमाइन प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, और सरकार का ये काम होता है कि आम आदमी के लिए चीजें उसकी सहूलियत बढ़ाए। ऐसे में चूंकि एक बड़ा भाग हम कर के रूप में सरकार को देते हैं, संजीव, लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? कहना मुश्किल है, इस स्टेज पर बहुत मुश्किल सवाल है, इमीडिएट रिएक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इस चीज पर। चलिए, पर इतना तो जरूर है कि हमने कई सालों में देखा, हर साल बार बजट में कुछ एक सेक्टर्स होते हैं जहां पर हम सोने की बात करें, सिगरेट की बात करें, शराब की बात करें, हमेशा ड्यूटी बढ़ाई जाती है। लेकिन ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर GST की बात बार बार की जा रही थी,
वित्त मंत्री कह रहे थे कि जल्द से जल्द अगस्त 2012 तक जीएसटी ले आएंगे, लेकिन उसकी तैयारी में अभी उन्हें चाहिए था कि कम से कम थोड़ी छूट, थोड़ी रियायत दे। ऐसे में कहीं ना कहीं चूंकि केंद्र सरकार चाहती है जीएसटी लाना, लेकिन कोई भी राज्य सरकार अब तक जीएसटी के लिए तैयार नहीं हुई है। आपको लगता है मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि अलग अलग राज्य में कॉस्ट स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल भिन्न है? हाँ, ये एक सबसे अहमियत वाली बात है। इस चीज पर हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करके खुला आना, दे हैव टू कम आउट ओपनली ऑन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी चीज है जिससे प्राइसेस कम भी आ सकते हैं ओवरऑल, बिकॉज एट एवरी स्टेज इट इज ओनली टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो काफी हद तक वो ला सकते थे जीएसटी अगर इस समय पर, तो उस जैसी कोई चीज नहीं होती। और दूसरा, लेकिन उन्होंने जो स्टेप नेगेटिव लिस्ट का एक जो अपनाया है सर्विस टैक्स में, और जो सैंडविच पे उन्होंने पूरा रिस्टोर कर दिया है वापस जो भी पोजीशन है, इट इज वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स जीएसटी। लेकिन हाँ, अगर जो जिस सर्विसेज पर, जिस आइटम्स पर स्टेट टैक्स लगाएगी, यूनियन टैक्स लगाएगा, अगर ये डिसाइड हो के अगर आज की तारीख में अपने सामने आ जाता तो इट वुड हैव बीन समथिंग रियली यूटोपियन सिचुएशन फॉर अस। और चूंकि बजट में हम संजीव बात कर रहे हैं राज्य के खर्च की और किधर किधर से राजस्व आता है, अभी के बजट में बात करें तो आपको लगता है क्या वाकई सरकार के पास कोई विकल्प मौजूद है कमाई का? चूंकि जिस भी कमाई की हम बात करें वो यही कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रिलीज करेगी, पावर सेक्टर बॉन्ड रिलीज करेगी 60,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की। क्या वाकई आपको लगता है अभी के वक्त में ये पैसा सरकार को इतनी आसानी से मिल पाएगा? मिल पाएगा या नहीं इज अ बिग मूड क्वेश्चन। हाँ, कैपिटल मार्केट के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें करने की कोशिश की है। इस बॉन्ड इज ऑल्सो रिसोर्स रेजिंग मैकेनिज्म, लेकिन उन्होंने जो पावर सेक्टर के लिए, अगर हम पूरे ओवरऑल इसमें बजट में स्टेट जो उनके स्पीच में था, जो उन्होंने कर में या जो इनडायरेक्ट टैक्स में या डायरेक्ट टैक्स में जो सहूलतें दी है, वो हिसाब से एक चीज क्लियर होती है कि इन शॉर्ट टर्म ही हैज ट्राइड टू मेक एडजस्टमेंट्स, बट द लॉन्ग टर्म थिंग सीम्स टू बी टू मूव टुवर्ड्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स। जितना हो सके पेट्रोलियम पे, कोल पे निर्भर हो, वो निर्भर कम करते जाएं लॉन्ग टर्म में। वो एक कोशिश जरूर की है, हालांकि काफी कुछ कर सकते थे इस चीज में, लेकिन अच्छी कोशिश है ये। यानी प्रणब दा के पास काफी कम वक्त तक, बहस 2 साल बचे थे, ये साल तो बीत चुका है, 2014 में इलेक्शन होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें इस बात को लेकर बढ़ी थी कि वो आम आदमी के लिए क्या कुछ ला सकते हैं। और चूंकि पहले पिछले बजटों से इतना ज्यादा भार बढ़ा हुआ था कर का, कि उन्हें इस बजट में आके करों का भार बढ़ाना ही था, क्योंकि करों का दायरा नहीं बढ़ रहा है। हमने कुछ वक्त पहले देखा था संजीव, पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से पहले आए थे पी चिदम्बरम, उन्होंने साफ तौर पे एक नई प्लान बनाई थी वीडीआईएस की, जिसके तहत काफी सारे लोग जो काले धन के तहत बाहर थे उन्हें टैक्स नेट में लाया जा सका था। आपको लगता है वाकई अभी के वक्त पे जरूरत है इसी तरह कुछ स्कीम की? चूंकि करों का जो भार है वो आम लोगों पे ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो क्रीमी क्लास है, उस तक टैक्स का जो करों का दायरा वो पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, उसमें तो 2 चीजें हैं। एक व्हाइट पेपर की बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, व्हाइट पेपर प्रस्तुत करेंगे तो वो एक देखना पड़ेगा। उन्होंने दूसरे 2 स्टेटमेंट जो किए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असर आगे देखकर पता चलेगा। एक तो उन्होंने कुछ डीटीए काफी सारी कंट्रीज के साथ, काफी सारे देशों के साथ फाइनल किए हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए काफी सारी चीजें पता चलेगी सरकार को, जिसके लिए उन्होंने अलग डायरेक्टरेट भी सीबीडीटी में सेटअप किया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। और जैसे गार और एंटी अवॉइडेंस मेजर्स जो इस बजट में उन्होंने प्रपोज किए हैं जी, अभी तक फाइन प्रिंट आया नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन जो प्रपोज किए हैं, जैसे कुछ रिपोर्टिंग करनी है, कुछ एसेट खरीदो तो, कुछ प्रॉपर्टी खरीदो तो, बाद में कैश परचेज जैसे कोल वगैरह में जहाँ जिस सेक्टर में होता है उसका रिपोर्टिंग है, ऐसे काफी सारी रिपोर्टिंग जो आ जाएंगी, उसकी वजह से काफी असर पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कुछ फॉरेन कंट्रीज के एसेट्स के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जी, तो उसका रिपोर्टिंग भी करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो वो सब काफी असर करेंगे इस चीजों पे। यानी रिपोर्टिंग बहुत कुछ करना है, लेकिन ये सफल तब होगा जब रिपोर्ट सही वक्त पे सही जगह पर पहुंचे। ये शायद चीजें तो आ ही गई है इस बजट में,
तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो देख लेंगे, लेकिन ये सब चीजें तो आ ही गई है अभी जी। इसका बेनिफिट क्या होता है वो तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और जो चीजें सरकार के सामने या डिपार्टमेंट के सामने आएंगी उसके ऊपर कैसे करेंगे व्यवहार, उस पर निर्भर करेगा। और 16 साल तक पीछे असेसमेंट खुल सकते हैं इन चीजों में, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। और